हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस वीडियो में मेनली हम डिस्कस करेंगे लंग्स की एनाटॉमी पे और रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने से पहले सबसे पहले हमको हार्ट को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो गैस होती है ऑक्सीजन और CO2 उनका जो ट्रैवल होता है या फिर जो वो टिश्यू तक पहुंचती है वो ब्लड के थ्रू ही पहुंचती है और हार्ट ही ब्लड को पंप करता है। तो लंग्स को समझने से पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए हमको हार्ट को भी समझना ज़रूरी है। तो इसको हम इस ड्रॉ की हेल्प से समझते हैं। गैस को हम इनहेल करते हैं तो उसमें से जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे लंग्स में पहुंचती है। लंग्स में पहुंचने के बाद जो ऑक्सीजन होती है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में आती है। हार्ट से वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ट्रांसपोर्ट या पंप कर दिया जाता है। फिर वो जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू में पहुंचती है। टिश्यू ऑक्सीजन को मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूज़ करता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू CO2 गैस निकलती है और वो CO2 गैस ब्लड के थ्रू ही हार्ट में वापस से आ जाती है वेंस के थ्रू। फिर जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट से लंग की लिप पंप कर दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और फिर वो CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। इस तरीके से जो पूरा सर्कुलेशन होता है वो चलता रहता है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है उसमें मेनली 4 प्रोसेस होती है। उसमें क्या होती है? पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस और फोर्थ जो स्टेप होता है वो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है वो होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन में मेनली क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। जो एयर है उसका मूवमेंट लंग्स में, लंग्स के अंदर और लंग्स के बाहर जो एयर का मूवमेंट है वो किस में आता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन के अंदर आता है। दूसरी जो प्रोसेस है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू ब्लड एंड CO2 फ्रॉम ब्लड टू लंग्स। इसमें क्या होता है कि लंग में और जो हमारी ब्लड है उसमें कैसे गैस का एक्सचेंज हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है, और जो CO2 है उसका ब्लड में और लंग में किस तरीके से एक्सचेंज या मूवमेंट हो रहा है वो किसके अंदर आता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर। तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। रेस्पिरेटरी गैस ट्रेवल अराउंड द बॉडी इन ब्लड सेल्स। ये जो किस तरीके से रेस्पिरेटरी गैस होती है उसका बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो मेनली रेड ब्लड सेल्स के थ्रू ही जो होता है CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। और इसको हम पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ब्लड का एक्सचेंज होता है और किस अमाउंट में, कितना कितना अमाउंट में जो ऑक्सीजन है और CO2 है उसका एक्सचेंज होता है, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इस चैनल पे। तो चौथा जो स्टेप हुआ वो है इंटरनल रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू एंड इन मूवमेंट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। अब इसमें बात हो रही है टिश्यू लेवल की, कि टिश्यू लेवल में किस तरीके से ऑक्सीजन और CO2 का मूवमेंट होता है, वो किस में आता है? इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर। तो इसमें 4 स्टेप हो गई। पल्मोनरी वेंटिलेशन में एयर का कैसे लंग्स में मूवमेंट हो रहा है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में लंग्स और ब्लड के बीच में कैसे गैस का मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में कि किस तरीके से रेड ब्लड सेल उसको ट्रांसपोर्ट कर रही है, और चौथा जो इंटरनल रेस्पिरेशन में उसमें टिश्यू लेवल पे कैसे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज या मूवमेंट हो रहा है, वो आता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन में। तो ये तो बात हुई कि किस कौन कौन सी प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं एनाटॉमी की, कि लंग्स की क्या कैसी एनाटॉमी है। तो द होल रेस्पिरेटरी ट्रैक डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नॉस्ट्रिल, नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंग्स, ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोलस, ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। मतलब जो ऊपर का पार्ट, ये वाला पार्ट है वो हमारा आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और जो ये लोअर पार्ट है ये आता है हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। सो द ग्रोस अरेंजमेंट इज़ फॉलो। जो उसकी ग्रोस अरेंजमेंट है वो इस तरीके से है। द इंस्पायर्ड एयर इंटर वाया नॉस्ट्रिल। जो एयर हमने इंस्पायर्ड की अंदर ली है वो नॉस्ट्रिल के थ्रू क्या आती है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। वाया द माउथ केस इन द माउथ ब्रीदिंग। इन द केस ऑफ माउथ ब्रीदिंग, माउथ से भी हम एयर लेते हैं माउथ ब्रीदिंग के प्रोसेस में, मेनली नॉस्ट्रिल से होता है।
फिर जब वो एयर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ गई तो उसमें मेनली नोस्ट्रल में या नोज़ोफेरिंग्स के दो ही मेन फंक्शन होते हैं. In cold environment, the cold air is warmed in the nose and the upper respiratory tract because of its mucosa is warm due to blood circulation. सर्दियों में देखते हैं हम जो हमारी आसपास की एयर होती है वो क्या होती है, ठंडी होती है. जो वो एयर ठंडी होती है उसको उसको जब हम इनहेल करते हैं तो जो हमारी म्यूकोसा होती है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है. वो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो उस कोल्ड एयर को वार्म कर देता है. ये क्या होता है, एक नोस्ट्रिल एंड हमारे जो नोजल कैविटी होती है उसका एक फंक्शन होता है. दूसरा क्या है, मैनी डस्ट पार्टिकल कंटेनिंग बैक्टीरिया गेट स्टक बाय द म्यूकस एंड हेयर ऑफ द नॉस्ट्रिल. हमारी नॉस्ट्रिल में म्यूकस होते हैं, हेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे नॉस्ट्रिल में ही स्टक हो जाते हैं. और फिर कई बार जब धूल होती है तो हमें छींक भी आती है. छींक इसलिए आती है ताकि जो डस्ट पार्टिकल है वो हमारी नोज से बाहर हो जाए और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हमारे रेस्पिरेटरी लंग्स में वो ताकि पहुँच ना पाएँ. तो ये तो बात होगी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की. फिर क्या होता है, द एयर नाउ इंटर इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. अब एयर क्या आती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो आ गई, अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आती है. द एयर नाउ इंटर इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. ट्रैक क्या जो उसका पाथवे होता है वो होता है ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोलाई में आ जाती हैं. इस तरीके से जैसे नेज़ल कैविटी से आई, नेज़ल कैविटी से होती है, फिर यहाँ पे ओरल कैविटी भी होती है. फिर ओरल कैविटी और जो जो हमारी जो ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी एक जगह पे एक साथ मिलती है फेरिंग्स में. लेकिन क्या होता है उसके बाद एपिग्लॉटिस जो होता है वो जो हमारी विंड पाइप है और हमारी फूड पाइप को उसको अलग कर देता है. जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है जिसकी वजह से जो फूड है वो हमारी विंड पाइप में आ ना पाए. फिर वहाँ से जो एयर होती है वो ट्रैकिया में आ जाती है. ट्रैकिया डिवाइड होती है एंड ट्रैकिया डिवाइड होती है फर्दर प्राइमरी ब्रोंकस में, प्राइमरी ब्रोंकस फिर सेकेंडरी ब्रोंकस में, सेकेंडरी ब्रोंकस सेगमेंटल ब्रोंकस में, और इस तरीके से ये फर्दर डिवाइड होता ही रहता है. तो इधर देखते हैं, ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस विल फर्दर डिवाइडेड इनटू सेगमेंटल ब्रोंकस एंड स्टिल कीप डिवाइडिंग. इस तरीके से डिवाइडेड होती रहती है. देखिए जैसे यहाँ की प्राइमरी ट्रैकिया थी, प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हुई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड हुई, फिर सेगमेंटल ब्रोंकस में डिवाइड हुई और डिवाइड होती रहती है एकदम छोटे छोटे सेगमेंट में. अब क्या होती है, हमारी बॉडी में दो लंग्स होते हैं, एक होता है राइट लंग और एक होता है लेफ्ट लंग. लेकिन राइट लंग और लेफ्ट लंग थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं. जो राइट लंग होता है उसमें तीन लोब होते हैं, एक होता है राइट सुपीरियर लोब, एक होता है मिडिल लोब और एक होता है राइट इन्फीरियर लोब. वहीं जब हम लेफ्ट लंग की बात करते हैं तो उसमें केवल दो ही लोब होते हैं, एक होता है सुपीरियर लोब और एक होता है इन्फीरियर लोब. लेफ्ट सुपीरियर लोब और लेफ्ट इन्फीरियर लोब, उसमें मिडिल लोब नहीं होता है. जो लेफ्ट लंग होता है उसमें एक स्पेस होता है, उस स्पेस को क्या कहते हैं, कार्डिक नोच. और यही वो स्पेस होता है जहाँ हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है. हमारे हार्ट की पोजीशन थोड़ा सा हमारे जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड शिफ्टेड होता है क्योंकि जो लेफ्ट लंग होता है उसमें मिडिल लोब नहीं होता है और एक स्पेस बन जाता है, उस स्पेस में ही हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है. फिर जब हमने बात कर रहे थे इसकी सेगमेंटल ब्रोंकाई हो गई थी और डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड हो गया. फिर क्या होता है, जो इसका एंड पॉइंट होता है वो एकदम बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं एल्वियोलस. जब हम सिंगुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एल्वियोलस, और अगर हम बहुत सारे एल्वियोलस की बात करते हैं तो उसको कहते हैं एल्वियोलाई. फिर हम बात करते हैं कि क्या है, पहले इसको देख लेते हैं. ईच एल्वियोलस सेक हैव अ ब्लड वेसल कमिंग इन एंड आउट ऑफ द सेल. इधर देखिए, इधर ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए ये हमारा एल्वियोलस है, तो ये जो एल्वियोलस है इसमें क्या है कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स की जो जाल होती है इस तरीके से आ रहा होता है. बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है ऐसी, और कुछ ब्लड वेसल तो आ रही होगी और वहीं कुछ ब्लड वेसल जा रही होती है. जो ब्लड वेसल्स एल्वियोलस की तरफ आ रही होती है उन्हें कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से CO2 एल्वियोलस के अंदर आ जाती है, फिर वो लंग से होते हुए हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है. और जो ब्लड वेसल एल्वियोलस से जा रही होती है उसको कहते हैं पल्मोनरी वेन्स. इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट को पंप कर लेते हैं, फिर उससे जो ऑक्सीजन होती है टिश्यू में पहुंचकर
बहुत सारे प्रोसेस के लिए यूज़ होती है। सो इस तरीके से ब्लड वेसल्स कुछ आ रही होती है, कुछ जा रही होती है। तो ये यहीं लिखा है कि पल्मोनरी आर्टरी कमिंग इनटू द लंग्स एंड कैरी deoxygenated blood, वहीं pulmonary veins goes to the heart and carry the oxygenated blood। ये हो गया। फिर उसके बाद है पाथ फ्रॉम नोज टू ब्रोंक्यूल्स इज कॉल्ड कंडक्टिव जोन। ये देखिए, नोज से ब्रोंक्यूल्स तक जो पाथ होता है उसे क्या कहते हैं, कंडक्टिव जोन्स। और वहीं पाथ फ्रॉम ब्रोंक्यूल्स टू एल्वियोलस, फिर जो ब्रोंक्यूल्स से एल्वियोलस तक का पाथ होता है उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, अभी तक हमने इसकी बात की। अब हम डीपली देखेंगे एल्वियोलस के बारे में कि एल्वियोलस में क्या होता है। ये देखिए, ये एक पर्टिकुलरली एक एल्वियोलस का स्ट्रक्चर है जो हमने आगे देखा था। यहाँ पे इस पूरे का सेक्शन है यहाँ पे। तो क्या होता है, हमने कहा कि पल्मोनरी आर्टरी आ रही होती है। पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये CO2 एल्वियोलस के अंदर आ जाती है, फिर ये ब्रोंकियोल से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। वहीं जो ऑक्सीजन बॉडी में आया वो क्या होता है, पल्मोनरी कैपिलरीज होती है, फिर उसमें पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में चले जाता है और टिश्यू में ऑक्सीजन जो होता है वो यूज़ होता है। इसी में क्या होता है, स्मूथ मसल होती है जो कि जो एल्वियोलस की वॉल होती है उसकी कॉन्ट्रैक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। अब हम बात करें पर्टिकुलरली इस सेक्शन की कि ये सेक्शन कैसा दिखेगा, कि एक एल्वियोलस है उसके बाहर किस तरीके से पूरा ब्लड कैपिलरीज होती है वो हम देखेंगे इसमें। इसको हम इस ड्रॉ की हेल्प से समझते हैं। ये है हमारा पर्टिकुलरली एल्वियोलस। एल्वियोलस में मेनली दो टाइप की सेल होती हैं, टाइप फर्स्ट सेल एंड टाइप सेकंड सेल। टाइप फर्स्ट सेल ये वाली सेल्स है जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, और टाइप सेकंड सेल ये ग्रीन वाली सेल है जो आप देख रहे हैं। जो टाइप फर्स्ट सेल होती है वो सिंपल स्क्वैमस सेल होती है। ये क्या करती है, ये अलाउ करती है इजी एक्सचेंज ऑफ गैस को, ताकि CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज अच्छे तरीके से हो पाए। ये कौन अलाउ करता है, टाइप 1 सेल, जो कि किस में होती है, एल्वियोलस में। इसके अलावा टाइप 2 सेल होती है किस में, एल्वियोलस में। ये टाइप 2 सेल क्या करती है, ऑल्सो नोन एज ग्लैनुलर न्यूमोटोसाइट और ग्रेट एल्वियोलर सेल, इसको कहते हैं, किसको, टाइप 2 सेल को। ये कौन से क्यूबोइडल शेप की होती है, जो ये जो सेल है ये क्या होती है, क्यूबोइडल शेप की होती है। ये क्या करती है, प्रोड्यूस, ये एक टाइप का केमिकल प्रोड्यूस करती है जिसको कहते हैं सर्फेक्टेंट, विच रिड्यूस द सरफेस टेंशन इन एल्वियोलाई। जो टाइप 2 सेल है वो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करती है, जो कि क्या करता है, जो हमारी एल्वियोलाई है उसके सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है और गैस का इजी एक्सचेंज हो पाए इसको इंश्योर करता है। इसके अलावा जो होती है, ये ऑल्सो सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन। जो ये टाइप 2 सेल है वो एंटीबैक्टीरियल भी प्रोड्यूस करती हैं, जिससे कि जो कोई बैक्टीरिया अगर हमारे एल्वियोलस में आ जाता है उसको भी प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है हमारी जो एल्वियोलस है उसके बाहर। उसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होती है। वाइट ब्लड सेल्स और मैक्रोफेज भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्या फंक्शन है इस वाइट ब्लड सेल और मैक्रोफेज का। वाइट ब्लड सेल, क्योंकि हम एयर लेते हैं तो हम मतलब डायरेक्ट इन्वायरमेंट से हमारी जो बॉडी है वो एक्सपोज होती रहती है, तो चांसेस है कि एयर में कुछ एयरबोर्न बैक्टीरिया या फिर कुछ भी हो सकते हैं, तो हमें इन्फेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो हमारी ब्लड कैपिलरीज इनमें या फिर एल्वियोलस के आसपास जो होती है उसमें मैक्रोफेज और रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ताकि वो प्रिवेंट कर पाए हमको एयरबोर्न किसी भी पैथोजन से। इसके अलावा अगर हम अब देखें कि किस तरीके से ये जो हमारे एल्वियोलस है और जो ये हमारी रेड ब्लड सेल्स है या फिर रेड ब्लड की जो कैपिलरीज लगी होती है इस तरीके से, वो किस तरीके से अरेंज होती है। तो इसको इधर देखिए, ये हमारा एल्वियोलस है और ये हमारी ब्लड की कैपिलरीज है। और ब्लड में क्या होती है, RBCs, जिसका मेन फंक्शन होता है उस गैस को ट्रांसपोर्ट करना और एक्सचेंज करना। जो रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन हमने ली होती, एनवायरनमेंट से ली थी, वो ऑक्सीजन एल्वियोलस से RBCs में आ जाती है और फिर टिश्यू में ये क्या कर दी जाती है, ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। इसके अलावा जो टिश्यू में मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जो CO2 या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जो CO2 गैस निकली थी वो क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स में आ जाती है और रेड ब्लड सेल से फिर एल्वियोलस में आ जाती है, फिर एल्वियोलस से होते हुए बाहर एयर या एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती हैं। सो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। इस तरीके से हमने देखा
कि किस तरीके से हमारी जो पूरा लंग्स है उसका स्ट्रक्चर होता है, नेज़ल होता है, फिर फेरिंग्स होता है, ट्रैकिया, फिर उसके बाद वो फर्दर डिवाइडेड होता है ब्रोंकस में, सेकेंडरी प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, सेगमेंटल ब्रोंकस में, फिर जो लास्ट पॉइंट होता है वो एल्वियोलस होता है। फिर हमने एल्वियोलस की पूरा एनाटोमी देखी, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा कि एल्वियोलस में किस तरीके से पल्मोनरी आर्टरीज आती है और पल्मोनरी वेन्स जाती है, वो किस तरीके से कौन कौन सी सेल जो होती है वो एल्वोलिस में लगी हुई होती है। तो हमने ये पूरा इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। सो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे। थैंक यू।